विद्यार्थियों, पिछली 2 कलाओं से हम हमारे पाठ्यक्रम की पहली कविता नवनिर्माण इसका अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, नवनिर्माण इस कविता के कवि त्रिलोचन जी है, जिनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह जी है। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि कवि त्रिलोचन जी का परिचय, विधा परिचय तथा इस कविता में जो 8 चतुष्पदियाँ दी है, इन 8 चतुष्पदियों में से 4 चतुष्पदियों का हमने अध्ययन किया है। जैसे चौथी त्रिवेणी थी, जिसको बल नहीं होता सताने के लिए, वह पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। यह चौथी चतुष्पदी का अध्ययन हमने किया है और मुझे लगता है कि यह चौथी चतुष्पदी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यहाँ पे कवि ने संबोधित करते हुए कहा है कि जिसके हाथ में सत्ता होती है, जो ताकतवर मनुष्य होते हैं, ऐसे लोगों को सूचित करते हुए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बल पीड़ित, गरीब या दीनहीन, असहाय व्यक्तियों को सताने के लिए नहीं होता है, तो बल्कि उनकी मदद करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हम अपने बल का, शक्ति का उपयोग करना चाहिए। ऐसा यहाँ पे उन्होंने संदेश दिया है। दोस्तों, उसके बाद हमारे पाठ्यक्रम की जो 5वीं चतुष्पदी है, वह देखिए पेज नंबर 2 पे। जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है, अपना इतिहास वही कहता है। यहाँ पे कवि ने कहा है, जिसको मंजिल यानी पड़ाव, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ यानी रास्ता, पथ रास्ते में आने वाले संकट, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि यानी सफलता, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, जो मंजिल तक पहुंचने के बाद जो सफलता हासिल होती है, उसके लिए एक शब्द आया है सिद्धि के शिखर यानी ऊंचे स्थान पर, शीर्ष स्थान पर, सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। यहाँ पे कवि त्रिलोचन जी ने कहा है उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति को अपने सफलता की मंजिल की जानकारी होती है, जिस व्यक्ति को अपने मंजिल, अपना लक्ष्य मालूम होता है, तो वह व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहिए, उस मंजिल को हासिल करने का रास्ता उसे अच्छी तरह से मालूम होता है। यही कवि कह रहे हैं, जिसको अपनी सफलता की मंजिल की जानकारी होती है, वह व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली परेशानियों से भी नहीं डरता है। उनको मालूम होता है कि हमारे रास्ते में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या परेशानियां आने वाली है, और इसलिए उन परेशानियों का मुकाबला करने के लिए वो पहले से तैयार रहता है। ऐसे आने वाली परेशानियों से वह कभी नहीं डरता। वह हंसते हंसते इन परेशानियों को झेल लेता है, हंसते हंसते इन परेशानियों को वह झेल लेता है, और ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सफलता मिलती है। कभी कह रहे, जिसको मंजिल का पता होता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, वो पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। क्योंकि उनको मालूम है उसका गोल, उसका ध्येय, उसे जो प्राप्त करना है, उसे जो हासिल करना है, उसका लक्ष्य निश्चित है। इसलिए उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए
उसके रास्ते में आने वाली समस्या संकट भी उसे मालूम होता है और उन संकटों का सामना करने के लिए वह तत्पर रहता है। हंसते हंसते उन संकटों का वह सामना करता है और इसीलिए ऐसे ही व्यक्तियों के जीवन में सफलता आती है। ऐसे ही व्यक्ति अपने कार्य में सफल होते हैं। इस तरह सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति समाज के लिए इतिहास बन जाते हैं और लोग ऐसे लोगों से प्रेरणा लेते हैं। आज हम जिन लोगों की प्रेरणा लेते, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो या और कोई हो, इन लोगों ने जो अपना इतिहास रचा है, इतिहास लिखा है, उनके सामने क्या संकट आए नहीं? क्या उनके सामने भी बहुत सारे अपने अभी से भी बहुत अधिक मात्रा में उनके सामने संकट आए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन संकटों का मुकाबला किया, उन संकटों का सामना किया और आज वही लोग इतिहास बन गए। आज उनसे हम प्रेरणा लेकर हम अपने सामने आने वाली समस्याओं का सामना करने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही लोग इतिहास बन जाते हैं। इस प्रकार से पांचवी चतुष्पदी यहाँ पे समाप्त होती है। छठी चतुष्पदी देखिए दोस्तों, प्रीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ, गीति की राह पर चले आओ। यहाँ पे कवि कह रहे हैं, कवि त्रिलोचन जी कह रहे हैं कि प्यार का संदेश देते हुए यहाँ पे कहते हैं, प्यार और मोहब्बत, उसी के साथ साथ अच्छे आचार विचार, अच्छे व्यवहार को अपनाने की बात यहाँ पे कवि कह रहे हैं। लोगों को आह्वान करते हैं, प्यार मोहब्बत, अच्छी नीति विचार, अच्छा आचरण आत्मसात करने का यहाँ पे आह्वान कर रहे हैं। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। प्रीति यानी प्यार, नीति यानी अच्छा आचार विचार, अच्छा व्यवहार। नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। यहाँ पे यही संदेश दे रहे कवि, आह्वान करते लोगों को कि प्यार मोहब्बत, अच्छे आचार विचार, अच्छा व्यवहार, इनका तुम क्या करो? अपना आत्मसात करो। आत्मसात करने की बात करते हैं। वे सबके साथ प्यार और मोहब्बत से रहे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, ऐसा लोगों से आह्वान करते हैं। और यही बात, प्यार मोहब्बत अच्छा व्यवहार, यही बात सबके लिए अपनाने का एक सही मार्ग है, जिससे क्या होता है? समाज में शांति सुकून रहती है, समाज विकास के मार्ग पे आगे बढ़ता है। वे कहते हैं कि सबको हंसते गाते जीवन जीने का मार्ग अपनाना चाहिए, गीति की राह पर चले आओ। सबको हंसते गाते, क्या जीवन मनुष्य का यह जो जन्म है केवल एक ही बार आता है दोस्तों, बार बार नहीं आता। इसलिए हर एक मनुष्य को अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए उसके बारे में सोचना है। बार बार ये दोबारा जन्म आने वाला नहीं है, इसलिए हंसते गाते जीवन जीने के मार्ग को अपनाने का यहाँ पे कवि संदेश देते हैं। नेक्स्ट चतुष्पदी देखिए दोस्तों, साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, दोनों संगी है और सहचर है। अब रचेंगे समाज नर नारी, अब रचेंगे समाज नर नारी। रचेंगे यानी निर्माण करना। यहाँ पे कवि कह रहे
स्त्री पुरुष की समानता को संबोधित करते हैं यहाँ पे। स्त्री पुरुष को समान ताकि दृष्टि से देखने के लिए संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कवि त्रिलोचन जी कहते स्त्री पुरुष समानता की बात को यहाँ पे उन्होंने छेड़ा है कि स्त्री पुरुष दोनों एक साथ ही मिलकर कठिन से कठिन विकट सी विकट समस्याओं को सुलझाने का कार्य करेंगे, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है। अब रचेंगे समाज नर नारी। और यहाँ पे कह रहे हैं सहचर यानी साथ चलने वाला मित्र सोबती, और इसीलिए उन्होंने कहा दोनों इस दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो एक समाज के लिए एक नया इतिहास रचेंगे, एक नए समाज की रचना करेंगे जिसमें सबको समानता का अधिकार मिले, सबको समान और सुकून के साथ रह सके। इसलिए समाज में उन्होंने समाज के लोगों को उन्होंने आह्वान किया है कि स्त्री पुरुष को समानता दीजिए। लेकिन समानता की वागणुक आजकल समाज में मिलती है क्या? आप देख सकते हैं दोस्तों, मुझे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कवि का कहना है कि अगर सचमुच पुरुष स्त्री और पुरुष पति पत्नी अगर मिलजुल कर रहते हैं और समाज हर घरों में ऐसा रहते हैं, स्त्री को हो या पुरुष को, दोनों को अगर समानता का दर्जा दिया जाता है तो बिल्कुल समाज में बदलाव आ सकता है, समाज विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। और यह अंतिम चतुष्पदी की ओर आ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मित अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूँ अतीत का भी गीत अच्छा था। देखो यहाँ पे कवि कह रहे वर्तमान बोला, काल तीन प्रकार के मालूम है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। वर्तमान यानी चालू, अभी जो क्रिया चल रही है। वर्तमान बोला अतीत तो अच्छा था, अच्छा यानी अतीत यानी बीता हुआ भूतकाल। वर्तमान कहता है कि अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मित, मित यानी मित्र, प्राण के पथ का मित्र अच्छे थे, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूँ अतीत का भी गीत अच्छा था। यहाँ पे कवि त्रिलोचन जी कह रहे हैं वर्तमान और अतीत की बात करते हुए वे कह रहे हैं कि वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय अच्छा था। उस समय जीवन पथ में साथ निभाने वाले लोग, साथ निभाने वाले मित्र बहुत ही अच्छे थे, दोस्त के लिए दोस्त जान देने वाले थे। लेकिन आजकल ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। मुसीबत आती है तो मुसीबत के समय भागने वाले ही मित्र अधिक है दोस्त। इसलिए बीते हुए समय में हमारे जो दोस्त थे वे बहुत ही अच्छे थे, दो जान के लिए जान देने वाले थे। इसलिए यहाँ पे कवि ने कहा है कि जीवन की राह पर चलते समय साथ देने वाले मित्र बहुत अच्छे थे। आगे कहते वर्तमान कहता है, वर्तमान कहता है कि भविष्य में आने वाले समय में जब हम अतीत हो जाएंगे, आने वाले समय में जब हमारा इतिहास गाया जाएगा तब लोग हमारा भी गुणगान करेंगे। जैसे आज हम भूतकाल या बीते हुए अतीत का गुणगान कर रहे हैं, वैसे ही जब हम
अतीत में जाएंगे तब उस समय का वर्तमान हमारा भी गुणगान करेगा। वैसे ही अतीत भी गुणगान करने लायक था। इस प्रकार से यहाँ पे हमारी अंतिम चतुष्पदी भी समाप्त होती है। दोस्तों, ये 4 ही चतुष्पदियाँ त्रिलोचन जी की चुनी हुई कविता संग्रहों से ली गई है और मुझे लगता है कि यह पहली कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी दोस्तों। और देखो, इसके नीचे कुछ स्वाध्याय दिया है पेज नंबर 3 पर। यहाँ पे आकलन कृति पर कुछ प्रश्न पूछे है, शब्द संपदा पर कुछ प्रश्न पूछे है, उसी के साथ साथ अभिव्यक्ति, रसास्वादन और कुछ साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित भी शब्द दिया है, प्रश्न उत्तर दिया है, कुछ वाक्य शुद्धिकरण की व्याकरण का भी भाग दिया है। आप घर पर जाकर अच्छी तरह से तैयारी करो। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और आज हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।